भाई ये ठीक है, पढ़ी लिखी मार्कशीट सबकी देखो है, लेकिन अब अरविंद जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो उसमें राजस्व सेवा में रहे अधिकारी, IIT से पढ़े हैं, तब भी उनने कलम नहीं रखी कभी अपने पास, कुछ लिखने पढ़ना नहीं, कहीं तो लिखो पढ़ो कुछ भैया कागज पे, ताकि हम भी जाने कि क्या योग्यता है। बोलते हैं लिखते नहीं, ताकि कहीं फसल बवाल ही नहीं। अरविंद जी 20 साल दिल्ली में राज करके जाएंगे, तब भी पूरा संग्रहालय खोज डालना, उनके दस्तखत की एक पुर्ची नहीं मिलेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जाए। क्या सोमनाथ भारती की मिलेगी, रामनाथ भारती की मिलेगी, मनीष की मिलेगी, वो क्या नाम सत्येंद्र की मिलेगी, महेंद्र की मिलेगी, भैया की नहीं मिलेगी पुर्ची। क्या ये जो मसला है, बिना जिम्मेदारी के सास हो जाना घर में, ये मामला गड़बड़ है। बहुएं इसीलिए फिर नाराज रहती हैं कि अच्छा हो जाए तो सास के सिर में माला पड़े, और बुरा हो जाए तो बहू को डांटो है, और करना धरना सास को कुछ नहीं। ताकि साहब ये सवाल लोग उठाते हैं, वो कहते भाई केजरीवाल जी योग्य है, हमने मान लिया, ठीक, तो योग्यता का लाभ मिले, कुछ कागज पर लिखे, इतिहास में बच्चे पढ़ेंगे कि देखो दिल्ली में एक योग्य मुख्यमंत्री आया था, उसने ये नोटिंग की थी, ये आदेश दिए थे। नहीं, वो तो केवल कंठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी ऐसे रोचक ढंग से कर रहे हैं जिसकी कोई मतलब, आप देख ही रहे हो कैसा कैसा भाषण दे रहे हैं। तकी साहब, अमिताभ जी, आपके मुंह से अरविंद केजरीवाल की तारीफ सुन के बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि वो सही काम कर रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं नेहा चाली दुआ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पहली बार चैनल पे ये कबूला कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। तो जो अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार्कशीट दिखाई थी, वो कैसी मार्कशीट थी? क्या फर्जी मार्कशीट थी? जो खुद कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका यहाँ पे वर्चस्व, वहां पे वर्चस्व, ये ऑफिशियली एक नेशनल न्यूज चैनल पे खुद कबूल नहीं इस बात को। तो मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, कम से कम ये प्रवक्ता तो बीजेपी का इसके अंदर सच बोलने की हिम्मत है, जो सच बोल सकता है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो परेशानी, हमारी पार्टी तो जवाब देने की इतनी परेशानी क्या है? जो अरविंद केजरीवाल इतने कमजोर है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाते, तो नरेंद्र मोदी जी लगातार अरविंद केजरीवाल जुबान से खेलते हैं, काम कुछ नहीं करते। मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। तभी तो घपलेबाजियां करते हो, ऐसी पढ़ाई को तो अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी सोते हुए जागते हुए 24 घंटे लगातार अरविंद केजरीवाल क्यों करते रहते हैं? नरेंद्र मोदी जी जो इतना बड़ा घोटाला किया है अदानी को सामने रख के, जो इतना बड़ा घोटाला किया गया, वो अदानी घोटाला नहीं है, वो नरेंद्र मोदी घोटाला है। और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है आपकी पार्टी, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते हो। आपके 4 मंत्री जेल में बैठे हैं, 2 यहाँ से दिल्ली से, 2 पंजाब से, तो बताइए और कितने लोगों को जेल में पहुंचाओगे? तो ये बीजेपी जो है बहुत डरी हुई है, आपका सबसे कमजोर विपक्ष पहली बार आया है, और सबसे कमजोर विपक्ष से सबसे मजबूत। ठीक है तकी साहब, ठीक है, रुकना होगा। मुझे चिंता, मैं प्रोफेसर जोशी आपके पास आ रहा हूँ, एक अच्छी बात कह दूँ, मुझे चिंता मनीष जी की भी है, सिसोदिया जी की। अभी एक दिन केजरीवाल जी भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मनीष को की चिंता नहीं है, उसको फांसी दे दो, वो भगत सिंह है। मैं डर गया, ऐसी बातें नहीं बोलो, जिसके लिए जो बोला वो हो गया, जिसके कागज चेक कर दिए वो निपट गया। वो एक थे ना आपके पहले वो मंत्री जो जिनका अरविंद भाई ने कहा कि हमने इनके सारे सर्टिफिकेट देख लिया 8वें से लेकर और ऊपर तक के, वो जेल चले गए। दूसरी बात, मैं एक बात कांग्रेस के लिए भी कहूंगा, जोशी साहब, ये बात कब जवान पर सरस्वती बैठ जाए, नेताओं को सीखना चाहिए। उदाहरण तो कांग्रेस से दे रहा हूं, लेकिन सबको सीखना चाहिए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब। राहुल जी ने कहा कि भाई अनफॉर्चुनेटली आई एम MP, क्या सदस्यता चली गई। उनने एक जगह मंच से कहा मेरे पास रहने को मकान नहीं, वो भी कोई शायद खराब रही होगी, क्या मकान का नोटिस आ गया। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि सोच विचार के बोलो, ऐसा गड़बड़ मत बोलो कि बाद में गले में पड़ जाए। अब ये बात जब मनीष जी ने सुनी होगी तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। अरविंद जी ने तो कह दिया कि हमें मनीष की चिंता नहीं, उसको फांसी पर चढ़ा दो, वो भगत सिंह है। भैया दूसरे को भगत सिंह बताना सरल है तकी साहब,
जिसको भगत सिंह बनाते हो वो तो अपनी गर्दन छू के देखने लगता है कि ऐसा ना हो फांसी लटका दे हमको। इसलिए जबरिया सती नहीं करते किसी को। अब सती प्रथा कानून पर रोक लग चुकी है। खैर, भुवन भास्कर जोशी जी, सारे दल, विपक्षी दलों का एकजुट होने का जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो उसके पीछे के कारण और उस पर प्रधान मोदी का अटैक, आप किस रूप से देखते हैं? एक और उत्तर प्रदेश में अगर सपा बसपा नहीं मिलते तो फिर किसी विपक्षी एकता का कोई मतलब है? जोशी साहब, अगर मैं यूपी स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं, चूंकि आप समाजवादी पार्टी यूपी स्पेसिफिक पार्टी है, अगर यूपी में हाथी साइकिल एक नहीं हो तो रामदास अठावले की पार्टी से अलायंस होगा क्या यूपी में? फिर क्या फायदा? कांग्रेस के पास 2% वोट है, अलायंस में रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यूपी में वोट कितना है अभी टेस्ट ही नहीं हुआ। बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी के अलावा सपा और बसपा दो ही पार्टियां हैं। जोशी साहब, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं अमिताभ जी, जैसा कि आपने हमें कहा कि क्षेत्रीय पार्टी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करें और उस दिशा में हमने काम करने का काम करा है। 22 का परिणाम देख लीजिए और हमारा वोट परसेंटेज देख लीजिए, और जो हमारी जो संघर्ष है जाति जनगणना की मांग को लेकर, वो हम धरातल पे काम कर रहे हैं। हमारी संगोष्ठियां पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग इस सरकार को मजबूर कर देंगे। आजकल तो चर्चा सारस की ज्यादा है, जनगणना की कम। तो मैं आपके सारस पे विषय पे भी आ जाऊंगा। जी नहीं, सारस के विषय मैंने बता दिया ऐसे जी। तो जाति जनगणना पर अमिताभ जी, हमारा धरातल पे काम प्रारंभ हो चुका है, और जितना मेरा 28 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, विपक्ष की जो बात है इस बार, विपक्ष जिस बात पे चुनाव लड़ेगा और जो उस पे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में जो जनमानस में नहीं जोशी साहब, एक मिनट, पूरे देश के लिए कांग्रेस भाजपा पर रहने देते हैं अभी हम, और कई राज्यों के लिए आम आदमी पार्टी को रखा, ये मल्टी स्टेट पार्टी। हम हमारा सवाल आपसे स्पेसिफिक है। सारी कहानी एक तरफ, ठीक, सारी कहानी एक तरफ, खड़गे जी क्या कह रहे, अरविंद जी क्या कह रहे, राहुल जी क्या कह रहे, मोदी जी क्या कह रहे, छोड़ो आप। उत्तर प्रदेश की गली में आ जाओ, वहां सपा बसपा का अलायंस नहीं हुआ तो एकता का क्या मतलब, आप मुझे समझाओ ना। फिर अपोजिशन यूनिटी का यूपी में क्या मतलब, टेल मी। मैं आपको उसी विषय पे उसी विषय पे आपको बता रहा हूँ अमिताभ जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जो 2024 का जो चुनाव है, इसका केवल एक ही केंद्र बिंदु है। कौन दोस्त बचाओ की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है पूरे देश में, कौन सी पार्टी, और कौन देश बचाओ और संविधान बचाओ की लड़ाई को लड़ रहा है। ये लड़ाई बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे 24 का चुनाव आएगा। मैं अपने 28 ईयर एक्सपीरियंस के बाद कह सकता हूँ, ये चुनाव केवल दो ही बातों पर खड़ा हो जाएगा, आप ठीक जोशी साहब, आपने इसको सैद्धांतिक बता दिया। मैं तो विशुद्ध प्रैक्टिकल आदमी हूँ। आजमगढ़ जब आप हारे, धर्मेंद्र हारे, तो आपने कहा बसपा ने हरा दिया। रामपुर हारे, बोले बसपा ने स्ट्रेटेजिकली हरा दिया। तो बसपा खत्म तो होने गई। जब वो 6 महीने पहले आपको हरा रही थी आपके गढ़ों में, तो 24 में वो चद्दर ओढ़ के सो जाएगी, वो नहीं हराएगी आपको। मैं वही तो इतनी देर से पूछ रखा है। अमिताभ तिवारी से समझ लेते हैं हम सब लोग, ये हम लोगों से बेहतर बताएंगे। ये काम ही ये करते हैं, गुणा गणित समझने का, वोट परसेंटेज, दिस दैट, किधर स्विंग हुआ, किधर क्या हुआ। अमिताभ तिवारी, यूपी में एसपी बीएसपी एक साथ नहीं आए, छोड़ दीजिए पिछला अनुभव कैसा रहा, एक साथ नहीं आए, तो फिर अपोजिशन यूनिटी का यूपी में कोई मतलब है क्या? नहीं, अपोजिशन यूनिटी का यूपी में कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी ने खुद ही कहा है कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे जी, और आज अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं। नंबर 1, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आरपीआई अठावले का। देखिए, अपोजिशन यूनिटी एक ग्लैमरस चीज दिखता है, लेकिन इस ऑपोजिशन यूनिटी से कुछ खास फायदा ऑपोजिशन का जो लीडर है, मान लेते हैं कांग्रेस, उसको नहीं है। ऐसा क्यों होता है? समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश छोड़कर के किसी और राज्य में एक भी वोट नहीं मिलता है। एक एग्जांपल है,
उसी तरह से ममता बनर्जी का बंगाल छोड़ दें कहीं और वोट नहीं है, केसीआर का कहीं और वोट नहीं है। तो ये इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा होके करेंगे क्या? वोट तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है किसी भी राज्य में किसी पार्टी के फेवर में, क्योंकि उन पार्टीज का तो दूसरे राज्यों में वोट ही नहीं है। तो ये एक पेपर पे अलायंस है, फोटो ऑपरेशन के लिए अच्छी बात है। यूपी में 37% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का आया है और 44% वोट शेयर बीजेपी का है, यानी 7-8% का फर्क है अभी भी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है वो ये है कि लोकसभा में मोदी फैक्टर काम में आ जाता है, विधानसभा में सिर्फ 8% बीजेपी मतदाताओं ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे के नाम पे भाजपा को वोट किया था। ये नंबर लोकसभा में 33% हो जाता है, यानी जो ये गैप अभी दिख रहा है 7% का, ये गैप ऑटोमेटिकली 15-16% का हो जाता है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है मोदी फैक्टर वो आ जाता है पिक्चर में। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी का भी अभी कुछ भी नहीं कहे तो 12-13% है। हाँ, 13% वोट उसको विधानसभा में आया है। तो ये जो वोट है अगर वो अलग लड़ेगी तो ये तो इनकम्बेंट पार्टी यानी भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि वोटों का जो है वो विघटन होगा। तो ऑपोजिशन यूनिटी फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आपने ईडी सीबीआई की बात करी, विपक्ष वही नैरेटिव की बात है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? ईडी सीबीआई का रेट पड़ रहा है, ये सिर्फ हम अपोजिशन के लीडर्स पे पड़ रहा है, बीजेपी के लीडर पे नहीं पड़ रहा है। पहला जवाब होना चाहिए कि हमारे लीडर करप्ट नहीं है, इन पे गलत रेट पड़ रहा है। यह स्टेटमेंट कभी नहीं सुना हमने। हम ये सुन रहे हैं कि बीजेपी के लोगों पे रेट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है आप एक तरफ से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे लीडर जो है वो करप्ट है, लेकिन बीजेपी के भी हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है, नैरेटिव जो है वो काफी क्लियर होना चाहिए। इस नैरेटिव के खेल में विपक्ष फंस रहा है। ठीक, बड़ी बात कही। और देखिए अच्छी बात कही अमिताभ तिवारी ने कि अगर ये बात इस ढंग से कही गई होती कि हमारे ईमानदार नेताओं को भ्रष्ट साबित करने की साजिश हो रही है तो बात दूसरी होती, लेकिन हर खड़गे जी से लेके और नीचे तक सबने ये कहा वो अपने तो पकड़ते नहीं हो। इसका सेंस क्या निकलता है गांव में कि भैया ये कह रहे कि हम कुछ कर लें तो पकड़ लेते हो, वो गुड्डू को नहीं पकड़ते हो। ये संकट है। प्रोफेसर साहब भी मेरी बात समझ रहे होंगे, मन में सहमत होंगे कि हाँ ये कम्युनिकेशन जो है थोड़ा गड़बड़ है। रत्नाकर जी, उत्तर प्रदेश पर हमने एक टेस्ट केस के तौर पर उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश की, उसको बाद में अमिताभ ने विस्तार दिया कि रीजनल फोर्सेस का जो वोट है वो उनके राज्य के बाहर नहीं और उनके राज्य में वो वैसे ही प्रभावशाली हैं। तो कांग्रेस को उससे लाभ कहां कैसे मिलेगा? रत्नाकर जी आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूं जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं और जो बात मैंने यूपी के सिलसिले में कही, चाहे अखिलेश जी हो चाहे ममता जी, अब सुन लो फिर आपने कहा बाबा नहीं आ रही, अब आपको आगे ममता जी हो, अखिलेश जी हो, केसीआर हो, नवीन पटनायक हो, नीतीश बाबू हो, तेजस्वी, जितने भी लोग हो वो सब अपने अपने राज्यों की नगर पालिका सीमा तक कन्फाइंड है। उसके आगे तो फोटो ही का मामला है, बाकी वोट का तो है नहीं। तो कांग्रेस को लाभ कैसे मिलेगा? और अपने राज्य में वो कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, ये भी तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले अमिताभ तिवारी जी की बातों के ऊपर जो है जरा मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। अमिताभ तिवारी जी ने कुछ कहा है और जिस प्रकार ये चीजों को रख रहे थे उसमें यही साबित हो रहा था कि प्रासंगिकता नहीं है। कोई विपक्षी पार्टियां अगर एकत्रित होती हैं तो प्रासंगिकता नहीं बनेगी। मैं एक आंकड़ा और ऐड कर देना चाहता हूं जो देश की जनता शायद समझ जाएगी कि कितनी मजबूत है विपक्षी पार्टी। अगर वह, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, जोशी जी ने कहा कि दोस्त बचाओ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये 2024 में जो है ये नारा बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के परिदृश्य में अगर उठाकर देख लीजिएगा तो 37 से 38% के करीब जो है वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया है और 62% के करीब जो है विपक्षी पार्टियों का वोट है जिसके जनप्रतिनिधि सदन में है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी का कहना कि सारे लोग जो एकत्रित हुए हैं वो भ्रष्ट हैं,
मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूं कि आपने वो 62% जो जनता जो जिसने विश्वास जताया है वो सारे लोगों को अपमानित कर दिया बिना कोई जांच किए, बिना कोई सत्यापन किए। आपने कह दिया कि सारे लोग भ्रष्ट एकत्रित हो गए। अरे ये कैसे हुआ भाई? और समझिए, अगर 62% लोग अगर एकत्रित हो गए तो 38% को 2024 में मात दे देंगे तिवारी जी। ये ठीक है रत्नाकर, ठीक है। दूसरी चीज ये कहना चाह रहे थे, ठीक, मैं बीजेपी से इस पर कमेंट ले लूं। ठीक है रत्नाकर बाबू, ठीक। ये भ्रष्टाचार वाला आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार वाला। कौन भ्रष्टाचार? नहीं, इन्होंने कहा ना कि भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कहना। मैं उस पर आना चाहता हूं, मैं उस पर। ये 30 सेकंड में जल्दी से बोल दो भैया। क्या? बस 30 सेकंड में ही लूंगा, 30 सेकंड ही लूंगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नैरेटिव सेट करती है और एक लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करती है। ये आपको याद होगा भाई, आप पिन पॉइंटेड जवाब दे दो। आप भूमिका बनाने में लग गए मालिक। पिन पॉइंटेड जवाब दे दो ना यार। अच्छा, गजब करते हो आप लोग भी। पॉइंट पे ही बात कर लेता हूं। एक लाइन में बोलो। आपने भारतीय जनता पार्टी ने कितने कांग्रेस के लोगों को 2G घोटाले में, ठीक है, वॉशिंग मशीन कहना चाह रहे हो, मैं बोल दूं, टाइम मत कर लो। वॉशिंग मशीन बोलना चाहते हो, मैं वॉशिंग मशीन को दर्ज कर देगा। ठीक है रत्नाकर जी, रुकना होगा अभी। ये आप परसेप्शन क्रिएट और नैरेटिव सेट करने वाली बात होती है कि आप कह देंगे कि भ्रष्ट है सारे लोग तो भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है।